हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हमारी बुक का नाम है 30 Days to Better English, लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और अगले चैप्टर का जो नाम है वो है हाउ टू एंड अ सेंटेंस। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि इज़ इट रियली ओके कि सेंटेंस का आखिरी जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन हो सकता है कि नहीं। सो एज वी रिमेंबर, जो चैप्टर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन विच वॉज प्रीपोजिट, राइट, मतलब बिफोर दैट पर्टिकुलर पोजिशन। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बिफोर लिख रहे हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। सो अकॉर्डिंग टू जो लैंग्वेज है जिससे इंग्लिश डिराइव हुई है उसके रूल्स के हिसाब से इट इज़ नॉट करेक्ट या इट इज़ एकदम गलत है कि लास्ट में आप प्रेपोजिशन लगाओ, राइट। जैसे कि हम जो जनरली बोलते हैं वॉट कुड ही बी थिंकिंग ऑफ और वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, बट जो हमें एक्चुअली बोलना होता है वो है ऑफ वॉट कुड ही बी थिंकिंग, राइट। तो ये वाला जो सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो वो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट हो जाता है। बट दिस इज़ वन ऑफ दोज ग्रामर ऑफ एक्सेप्टेबल रूल्स थिंग, जहाँ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो चेंजेस लाए गए हैं उसके हिसाब से ये भी चलता है। और कुछ सेंटेंसेस जो हैं जो कि हम आगे देखेंगे, हम बिना प्रेपोजिशन के उन सेंटेंसेस को एंड ही नहीं कर सकते। तो दीज डेज इट इज़ नॉट रियली इनकरेक्ट टू एंड अ सेंटेंस विथ अ प्रेपोजिशन। मतलब अगर आप एरर करेक्शन सेगमेंट में कभी कॉट अप हुए हो और आपको पता नहीं है कि आप गलती कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो लुक फॉर दिस मे बी कि आखिरी वाला अगर प्रेपोजिशन है तो 50% ऑफ द टाइम्स यू विल प्रॉबेबली बी एबल टू मेक एजुकेटेड गेस अबाउट द सेम। और फाइनली रहेगा आपका नॉन इंडल्जेंट प्यूरिस्ट रूल्स, मतलब जो कुछ लोग होते हैं लाइक सर्टेन टॉपिक्स, उसके बारे में आप कितना भी कुछ लोगों को समझा लो या डिस्कस कर लो वो एग्री नहीं करते उन रूल्स को चेंज करने के लिए। तो जो एकदम प्योर ग्रामर बोलते हैं उन लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगती, बट हमारे लिए इट इज़ अलाउड टू एंड अ सेंटेंस विथ अ प्रेपोजिशन। अभी जेरंड जो है वो क्या होता है, कोई भी वर्ब है उसके पीछे अगर आप आईएनजी लगाओगे, एज इन एक्शन के पीछे अगर आईएनजी लगाओगे और उसको किसी प्रेपोजिशन के साथ लगा के अगर आप यूज़ करोगे तो उसका काफ़ी बार मीनिंग नाउन हो जाएगा, राइट। तो उसको जेरंड बोला जाता है। Now, it is sometimes impossible to not end sentences in a preposition। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, काफ़ी बार रहता है कि भाई बिना prepositions के हम sentences end ही नहीं कर सकते। Like, he is not a man to be laughed at, क्योंकि जो ये laughed at है ये आपका phrasal verb है, right। मतलब आप laugh लगाओगे तो उसके पीछे इस meaning को imply करने के लिए आपको at लगाना ही पड़ेगा। Similarly, my affections are not to be trifled with, मतलब मेरे इमोशंस और उसके साथ छेड़खानी मत करो, राइट। सो ये ट्राइफल्ड के बाजू में जनरली विथ ही आता है। तो इफ़ हमको इस हिसाब के सेंटेंसेस को डिस्कस करना हो या लिखना हो तो हम डेफिनेटली प्रेपोजिशन से ही एंड करते हैं। देन शी विल नॉट स्टैंड बीइंग मेड फन ऑफ, अगेन फन ऑफ, दे डू नॉट एंजॉय बीइंग स्टेयर्ड एट, that will be taken care of, right। okay, now अभी हम अगेन उस चीज़ को देखेंगे कि भाई एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट और एक्चुअली करेक्ट। तो ये चीज़ जो है ये हम बोलते हैं और ये चीज़ है जो हमें एक्चुअली बोलनी है। तो वी जनरली से पीपल वर्थ टॉकिंग टू, बट जो हमें एक्चुअली बोलना होता है वो है पीपल टू whom it is worth talking, right। Similarly, the girl I was talking about. But what you are supposed to say instead is the girl about whom I was talking. देखिए, अगर आप इन चीज़ों को भी आप यूज़ करते हैं तो दिस इज़ ग्रामर ऑफ एक्सेप्टेबल एरर्स, राइट। एक्सेप्टेबल है बट दैट डज नॉट मीन कि ये ऑन
सम लेवल ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है। तो अगर आपको 100% परफेक्ट ग्रामर या इंग्लिश को बोलना है तो ये सेंटेंसेस है जो कि आप फॉलो करेंगे, राइट। ये चीज़ जो है वो जनरली यूज़ करी जाती है, बट जो हमें एक्चुअली बोलना होता है वो ये होता है। सो prepositions generally have little meaning, they are merely links। तो जैसे हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि भाई द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, मतलब बिल्ली टेबल के ऊपर जंप मारा। फिर कैट जम्प्ड अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे जंप मारा। तो वो वर्ड से हम एक लिंक बना रहे हैं बिटवीन द कैट एंड द टेबल। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे द वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश स्टेटमैन वॉज सर रॉबर्ट पील। तो यहाँ पे हमने देखो जैसे कड़ी बनाई, राइट, के वन द मोस्ट, बट वन द मोस्ट क्या, तो वही बहुतों में से एक। सो उसको कड़ी लगाने के लिए वी यूज द वर्ड ऑफ। सिमिलरली वी हैव इन 1812, राइट, at the early age of 24 he was given the post of Secretary of Ireland. Among the vexing questions that confronted him was the preservation of life and property at a time when both were notoriously insecure in the Emerald Isle. तो इस सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो कन्वे कर रहा है वर्ब्स, पर उस मीनिंग का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, वर्ब और नाउन के बीच में जो ये लिंकिंग कड़ियाँ हैं वो आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा। सो अ preposition प्लस इट्स नाउन मॉडिफायर्स मेक अ prepositional phrase। तो जैसे हमने बोला था ना फ्रेजल वर्ब, वैसे prepositional phrases भी होते हैं, जैसे to his native land, after the Revolutionary War, with a fortune in captured ships by trading on his district of the locality as a tribute, etc. etc. तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन यूजेज है, या मतलब अगर आपको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाना है तो आपको प्रेपोजिशन को उस नाउन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। सो नाउ ABC ramblings. The difference between imply and infer, is it correct to say the reason I love you is because you're so pretty, and which is preferable, the cat licked its paws or cat licked its paws? तो imply और infer, right? imply मतलब आप लोगों को एकदम अंडरलाइन, मतलब डायरेक्टली कुछ भी हिंट नहीं देते हो, अंडरलाइन बता देते हो कि हाँ भाई मैंने उनको वहाँ पे घूमते हुए देखा था। यू डोंट से एनीथिंग एल्स, बट आपके सामने कोई अगर आंटी बैठी हैं तो इमीडिएटली हर थॉट विल गो टू ओ माई गॉड, राइट। सो इन्फर जो है वो जनरली क्या होगा, आप किसी को बहुत ही डायरेक्ट हिंट दे रहे हो और आप उस हिंट के बेसिस पे वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डायरेक्टली मीनिंग या कंक्लूजन निकाल रहा है, राइट। सो इम्प्लाई one could be more direct and come right out and say so, but you prefer to use certain amount of subtlety। मतलब आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, इनडायरेक्टली एकदम छोटे छोटे क्लूज दे के कोई चीज़ बता रहे हो। जबकि इन्फर जो है फ्रॉम समवन्स वर्ड्स, इन्नुएंडोज, अनमिस्टेकेबल हिंट्स एंड एक्शंस यू मेक कंक्लूजन्स। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली बताते हैं, राइट। मतलब इतना सामने आपके हिंट रखा हुआ होता है कि कोई स्कोप ऑफ डाउट रहता ही नहीं है, तो वो इन्फर रहेगा। जबकि ग्रामर ऑफ अलाउेबल एरर्स की बात आएगी, द रीज़न आई लव यू इज़ बिकॉज यू आर सो प्रिटी, राइट। ये ऑलमोस्ट हर इंग्लिश मूवी, रोमांटिक मूवी जो रहती है या सिचुएशनल कॉमेडीज़ रहती हैं उसमें इस टाइप के द रीज़न आई लव यू और द रीज़न वाई आई हेट यू, तो ये जो चीज़ है ये हो जाती है रिटर्न बैक जैसी, राइट। आप रिटर्न कर रहे हो तो आप कोई भी जगह से रिटर्न करोगे, तो अगर आप पॉइंट ए और बी की बात करते हो एंड यू आर रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए, तो आप रिटर्न यही डायरेक्शन में एक ही तरफ वापस जा रहे हो, राइट। तो आपको बैक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप रिटर्न बोल रहे हो
तो बैक की कोई ज़रूरत नहीं। सिमिलरली अगर आप रीज़न बोल रहे हो तो बिकॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये चीज़ है वो एक्सेप्टेबल ज़रूर है, बट उसकी इट इज़ रिडंडेंट है। ये दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में डालना, यू आर टेक्निकली नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। फिर ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेजेस, तो कैट लिक्ड इट्स पॉज, कैट लिक्ड इट्स पॉज, तो बेसिकली ये इट्स है। जो एपोस्ट्रॉफी के बाद जो सेंटेंसेस बनते हैं वो जनरली शॉर्ट करने के लिए लगाए, जैसे कुड हैव को COULD एपोस्ट्रॉफी वी लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इट्स का मतलब होता है इट इज़। अभी कैट लिक्ड इट इज़ पॉज तो मीनिंग नहीं होगा, राइट। तो जो हमें यूज़ करना है वो ये है। और यहाँ पे इट्स का मतलब होता है बिलोंग करना, या तुम्हारा या उनका या किसी का वो चीज़ होना, वो इट्स रहेगा। So that's it for today's session. Thank you for listening in. If you have any doubts, queries, comments, etc., you can approach me on all of Unacademy platforms. And as always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a nice day.